हेलो बच्चों, मैं राकेश तिवारी और मेरे क्लास शंकर फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति। पिछले टॉपिक हम लोग क्या किए थे, अक्षीय स्थिति पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के लिए। क्लियर यहाँ तक? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निरक्षीय करेंगे कि निरक्षीय स्थिति क्या है, उसकी तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, उसके बाद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की तुलना करेंगे। ठीक, और उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा कुछ और सामान्य स्थिति में होगी, उस पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक, देखो टॉपिक क्या लिखा हूं मैंने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की गणना। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया, चित्र में ध्यान दीजिए। ए बी मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिस पर माइनस आवेश और प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, मध्य बिंदु ओ है। जैसी मध्य बिंदु ओ होगी, प्रभावकारी जो लंबाई है वो L और L में बांट देंगे इसको। इतना समझ में आया? अब यहां पर बोला गया है स्थिति कैसी है, निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति को भी कहा जाता है अनुप्रस्थ वाली स्थिति। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है भाई, लंबवत। मतलब ऐसा सीधा एक सरल रेखा है, इसके मध्य बिंदु से क्या करो, एक लंबवत रेखा खींच दो और यहां कोई बिंदु ले लो, तो इसकी स्थिति क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहलाएगी। जैसे देखो यहां पर ये क्या है, मध्य बिंदु O है। O से हमने क्या लिया, एक लंबवत रेखा लिया और यहां ले ली बिंदु C। तो बिंदु C की स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति। इतना क्लियर हुआ? और हमने क्या किया, A से C को मिला दी और B से C को मिला दिए। क्लियर है जी? यहां पे कोण मान लेते हैं, कितना बन रहा है, थीटा। तो यहां थीटा बनेगा तो यहां भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों दूरी क्या है, बराबर है। बराबर दूरी पर है, इसलिए कोण भी क्या बनेगी, बराबर बनेगी। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसकी करने जा रहे हैं गणना। क्या करने जा रहे हैं, गणना करने जा रहे हैं, मतलब सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। ठीक, तो सूत्र की स्थापना करने से पहले फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को मानकर चलते हैं। मानना इन द सेंस कि हम जो फॉर्मूले में उपयोग करेंगे ना, उसको बताना है कि भाई इस सूत्र में क्या क्या चीजें उपयोग में लाए जा रही है, कौन कौन सी नोटेशन उपयोग में करेंगे। तो वही पिछली बार जो किए थे कि हमारे पास क्या है, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं, प्लस और माइनस क्यू क्या है, ये विजातीय आवेश हैं जिनके परिमाण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, O क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, 2L क्या होता है, प्रभावकारी लंबाई। और R क्या है, तो R जो है मध्य बिंदु O से बिंदु C के बीच की लंबवत दूरी। और बिंदु C क्या है, वह बिंदु जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप पहले इसको डिटेल लिख लेना कॉपी में। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं एक बार किसका, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता देखेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद दोनों का निकाल देंगे परिणामी कि भैया दोनों का इस बिंदु सी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता। ठीक, तो हमने इसका सूत्र पढ़ा, नाम दे देते हैं क्या, E1। क्या फॉर्मूला है जी इसका, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर बाई चांस आप भूल गए माध्यम बताना तो आप यहां लिख देना K का मतलब यहां कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, और अगर आप वायु या निर्वात लिखते हो उस दौरान K को मत लिखना, क्योंकि वहां पर K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम यहाँ K लिख लेते हैं, इंटू क्या ले लिए, आवेश कितना लेंगे, Q, और दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग, मतलब BC का वर्ग। ठीक है, अब आप बताओ चित्र में BC का मान कैसे निकालोगे। तो BC निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या, हाँ, क्या नाम है समकोण त्रिभुज का भाई, तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमें, यहां पर है C, यहां पर है O, यहां है B और यहां बन रहा है थीटा। ठीक, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है L और ये वाली डिस्टेंस आपको पता है R। तो BC कैसे निकलेगा जी, BC का कर्ण है। कर्ण कैसे निकलता है, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग से। क्लियर है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाया सिंपल कि हमें ये कर्ण चाहिए था जो निकल जाएगा। तो BC
का स्क्वायर बराबर, जैसे ही स्क्वायर लगाऊंगा अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमें क्या निकालना था? बी सी का स्क्वायर निकालना है। हमने कहा, हम लोग कहाँ गए? चित्र पे। चित्र पे देखो, यहाँ सी ओ और बी एक समकोण त्रिभुज दिखा। क्लियर है? सी ओ और बी एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार एल और लंब क्या है? आर। तो बी से क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया। फॉर्मूला क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग जो होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग क्या है जी? बीसी का वर्ग। तो लंब क्या हो जाएगा? एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, यहां लिख लो, पहले आर लिख लो, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो वहां से हमें बीसी की वैल्यू मिल गई, बीसी स्क्वायर की। तो अब समीकरण एक में मान रख देते हैं। तो E1 बराबर निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर की वैल्यू ये दे दिया हम लोग समीकरण नंबर 1। अब क्या ये सदिश राशि है? हाँ, सदिश राशि है। तीव्रता की एक निश्चित दिशा होती है। क्या होती है निश्चित दिशा तीव्रता की? तो तीव्रता की दिशा मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। धन है, धन आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं। धन से क्या याद करेंगे? धक्का याद करेंगे कि वो बाहर की तरफ फेंकता है। तो कैसे निकलेगा बाहर की तरफ? मतलब इधर जाएगी। तो ये निकल गया किसका? E1 की दिशा बाहर की ओर, है ना? किस दिशा में जा रही है? बीसी दिशा में। तो इसकी दिशा लिख लेना। इसकी दिशा किधर होगा? बीसी डायरेक्शन पे ऐसे एरो लगा दो। ठीक है ना? अब आते हैं कहां पे? इसी प्रकार जैसे हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला, ठीक वैसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर निकालेंगे तीव्रता। ठीक, चलो देखते हैं। हम ठीक वैसे लिख लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता। ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। जैसे आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले, सेम एज इट इज किसके लिए आएगा? माइनस क्यू आवेश के कारण। बस अंतर किसका होता है? दिशा का। किस बात का अंतर होगा? दिशा। बाकी सब तो सेम है। तो फॉर्मूला को एज इट इज लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो आवेश भी सेम है, क्यू आवेश यहां पर भी, क्यू आवेश यहां पर भी है। भूल कर भी यहां माइनस मत लगाना। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता लिखेंगे तो माइनस नहीं लेंगे, केवल दिशा में अंतर आएगी। तो यहाँ क्यू और दूरी कितना है? ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, आवेश से बिंदु की दूरी। अब चित्र में देखो, क्या ए सी स्क्वायर जो है बीसी स्क्वायर के बराबर नहीं है? हाँ है भाई। जितना डिस्टेंस ए सी का होगा उतना ही डिस्टेंस तो बीसी का होगा। तो हमने बीसी की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल लिया है। तो यहां लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये निकल गया किसका? E2। क्या इसकी एक निश्चित दिशा होगी? हाँ होगी। तो बताइए इसकी क्या दिशा होगी? ये ऋण है, धन का उल्टा। धन वाला बाहर की तरफ फेंकेगा तो ऋण वाला अंदर की तरफ खींचता है। तो ऋण वाला अंदर की तरफ आएगी, मतलब इस तरफ आएगी। तो ये किसकी दिशा हो गई? E2 की दिशा। इसकी दिशा देख लीजिए क्या होगा, समीकरण नंबर 2। और इसकी दिशा लिख लीजिएगा AC दिशा में, AC दिशा में। ठीक है। अब फाइनली हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहां पे आपको समझना है, और एक बार अगर आपको समझ में आएगी तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना। क्या निकालने जा रहे हैं? बिंदु सी पर तीव्रता निकाल रहे हैं। हम E1 कैलकुलेट कर चुके, ठीक, उसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। हमने E2 कैलकुलेट कर लिया, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखेंगे तो दोनों के मान आपस में बराबर होगा भाई, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे है ना, मध्य बराबर दूरी पर। इसीलिए माइनस के कारण तीव्रता और प्लस के कारण तीव्रता जो बिंदु सी पर आएगी वो बराबर रहेगी। इसलिए E1 किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा। ये समझाने के लिए मैं इसको रखा था। अब मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? अब देखना आगे। अब हम इस बिंदु सी को समझते हैं। तो यहां थोड़ा देखना ना, यहां फोकस करना थोड़ा सा। क्या लिख रहा है यहां पर हमने? सी, ठीक। अब बिंदु सी को मैं क्या करता हूं ना, एक्सिस में डिवाइड कर देता हूं। मतलब मैं इस तरह से ले लिया बिंदु सी को, और एक वाई एक्सिस बना ली और एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं बिंदु सी पर।
अब ध्यान से देखो, बिंदु सी पर ना एक रेखा ऐसे तिरछी गई है, कही ना ऊपर की तरफ E1, मतलब यहां से ऐसा गया है E1, ये है E1। कितना कोण बनाते, हाँ अब एक चीज ध्यान दो भाई, ये अगर ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखना, तो ये जो बिंदु सी का बाहर वाला हिस्सा बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, है ना। और बहिष्कोण जो होता है, ये बहिष्कोण का जो मान होगा वो अंतः कोणों के योग के बराबर। सुदूर अंतः कोण मतलब जो दूर में जो कोण है, दो कोण उसको जोड़ना है, तो ये थीटा कितना हो गया, 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूं, बीच से काट दूं, तो कितना बनेगा, थीटा और थीटा। तो उसी चीज को यहां देखना कि E1 कितना कोण बना रहा है, यहां पर बना रहा है थीटा कोण। सेम वैसे देखो E2 आ रहा है नीचे की तरफ, तो E2 आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक। ये भी कितना कोण बना रही है भैया, ये भी थीटा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 थीटा होगा, ठीक है। अब ये E2 हो गया, अब ये E1 हो गया। हमने 11वीं में पढ़ा है वियोजित करना, कोई चीज तिरछी होती है तो उसको अपन 2 भाग में बांट देते हैं, तो इधर कौन सा वाला कंपोनेंट जाएगा, तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस होता है कि नहीं होता जी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। जिसके साथ नहीं है वो क्या बन जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट, ये अपन पहले से जानते। तो इधर क्या हो जाएगा, सेम देखो E2 का थीटा ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब इधर हो जाएगा E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ आएगा E2 sin थीटा। क्या किया मैंने इस चित्र में, केवल और केवल E1 और E2 जो लग रहे थे, E1 और E2 उसको 2 भागों में वियोजित कर दिया, क्योंकि वो थीटा कोण पर लग रहा था, ठीक। दोनों के कॉस और साइन मैंने निकाल लिए, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ये E1 साइन थीटा और ये जो E2 साइन थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। और क्या ये आपस में बराबर है, हाँ है। अरे भैया E1 बराबर क्या है, E2, तो E1 साइन थीटा किसके बराबर होगा, E1 साइन थीटा किसके बराबर होगा जी, E2 साइन थीटा के बराबर होगा। ये बराबर और विपरीत हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इसलिए परिणामी में इसकी गणना नहीं करेंगे, ठीक। साइन वाले का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बराबर और विपरीत है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे। भैया किसी चीज को आप खींचो ना ऊपर नीचे बराबर मात्रा में, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। इसका मतलब इस साइन वाले हिस्से का और इधर इस साइन वाले हिस्से का कोई लेना देना नहीं है परिणामी में। तो इसीलिए परिणामी किसके कारण आएगी, कॉस के कारण आएगी। E1 cos थीटा और E2 sin थीटा, दोनों का दिशा एक ही तरफ है, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए जब हम परिणामी निकालेंगे, अब आते हैं यहाँ पे, यहां से आपको लिखते हैं ना, अभी तक हम समझा रहे थे। तो बिंदु सी पर जब परिणामी निकालेंगे तो परिणामी E कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के cos कंपोनेंट को जोड़ दो, क्योंकि दिशा एक तरफ जा रहा है। तो देखो चूंकि E1 और E2 बराबर है, समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों के जगह में क्या लिख सकता हूं, जोड़ करके 2, और दोनों में से किसी एक को लिख दिया E1, और क्या हो गया, cos थीटा। इतना क्लियर है। अब हमारे पास समीकरण 1 से क्या करो, आप इसको हटा देते नीचे, समीकरण 1 से किसका मान निकाल दिए, समीकरण 1 से E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, और cos थीटा का एज इट इज। इतना समझ में आया। इसको दे देते हैं, चलो समीकरण नंबर 3, यहां तक रुक गए। अब अगले हिस्से में क्या करेंगे, हम इस cos थीटा का मान ढूंढेंगे, और cos थीटा कहां से मिलेगा, तो cos थीटा मिलेगी हमें इस चित्र से, ठीक है। अब देखो कैसे मिलेगा भैया, तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज COB में, ये है C, ये है O और ये है B, COB में। तो जैसा चित्र देखो, हमेशा क्या करना ना, जो चित्र यहां दिया रहता है उसको साइड में ऐसे बना दिया करो, इससे आसान होगा समझने में। तो COB में क्या हो जाएगा, लंब आधार आपको पता है L, लंब आपको पता है R, तो कर्ण तो निकाल ही लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण निकाल लिए। अब हम जाते हैं cos थीटा, क्या चाहिए हमें, cos क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, तो लगाओ आधार कितना है L, कर्ण कितना है √R² प्लस L²। अब मैं इस cos थीटा की वैल्यू को कहां रखूंगा, समीकरण नंबर
3 पे। तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एज इट इज इनटू, इस 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूं ना, तो हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक, नीचे में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इतना समझ में आया। कॉस थीटा के मान को यहां से उठाकर समीकरण नंबर 3 पे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिख रहा है, मतलब आधार दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। और हमने पढ़ा है घातांक में, अगर आधार समान हो, जैसे x की पावर a और इंटू x की पावर में p, अगर आधार समान हो तो क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x की पावर में a प्लस बी, होता है कि नहीं होता है जी। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, और यहां पर एक फॉर्मूला दिख जाएगा आपको, देखो अभी मैं लिख देता हूं 2l को इधर और q को इधर, तो आपको ऊपर में एक सूत्र दिख जाएगा। किसका सूत्र है ये, प्रभावकारी लंबाई और आवेश की गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे दर्शाते हैं अपन, p से। तो यहां लिख देना भैया, चूंकि स्मॉल p जो होता है ना, क्या होता है, q इंटू 2l होता है, तो अगले लाइन में अपन इसको p लिख देंगे। ठीक है, अब इसको दोनों में से, दोनों आधार में से एक आधार को लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना ना, इसके ऊपर में कितने का घात है, वही ब्रैकेट के ऊपर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब जहां गणित में कुछ नहीं होता, मतलब कितना होता है, 1, मतलब इसके ऊपर में कितने की घात है, 1 की घात है। ठीक है, इसके ऊपर में कितने की घात है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरा का सब ब्रैकेट लगा दो, कितने का घात जाएगा, करनी है, तो करनी का मतलब 1/2, तो ये दोनों जुड़ेगा, इसका घात 1 और इसका घात 1/2, जोड़ो कितना आएगा जी, तो 2 धन 1 मतलब 3/2, जोड़ने आता है नहीं, दोनों का लघुत्तम लिए 2 आया, इस 2 को इधर कर दिए, 2 10 का 10, 1 लिए 2 और 1 को जोड़े, कितना हो गया, 3/2। ये आना चाहिए परिमेय संख्या का जोड़ना। ठीक, तो कितना हो गया, 3/2। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, p, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसको लिख दिया अपन p, और ये हो गया आर स्क्वायर की पावर एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये निकल गया e का फॉर्मूला। अब थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं, ये सदिश राशि है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है दिशा बताना। ठीक, परिणामी की दिशा कंपलसरी है आपको एग्जाम में बताना। अब दिशा किधर जा रहा है, देखो दिशा कहाँ जा रहा है, यही तो परिणामी है क्या, चित्र में अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का योग क्या है, परिणामी है। कहाँ जा रहा है, C से इस तरफ है नहीं, मतलब प्लस से माइनस की ओर। तो क्या लिखेंगे, परिणामी की दिशा, तो परिणामी तीव्रता की दिशा किधर जा रहा है जी, तो लिखेंगे प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर, ये हो गया इसका परिणामी। और याद रखना, जब हम अक्षीय स्थिति पढ़े थे तो उसकी दिशा इसके विपरीत, मतलब माइनस से प्लस। तो एग्जाम में किसी एक को याद रखना, दूसरे को उसके अपोजिट कर देना, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, चलिए यहां तक कंप्लीट करो। चलिए अब आगे करते हैं, उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। ठीक है, क्या निकला था हमारे पास, परिणामी का ये फॉर्मूला निकल गया, क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने यहाँ कंडीशन लिख दिया भाई कि यदि द्विध्रुव छोटा हो, ये क्या है सर जो हर बार आता है, पिछली बार भी आया था द्विध्रुव छोटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि क्वेश्चन पे जब हम सॉल्व करते हैं या फिर जब हम एक्चुअल में जब हम इसको परफॉर्म करने जाएंगे, जब हम देखेंगे तो वहां L की वैल्यू बहुत छोटा होता है R की तुलना में, L की वैल्यू बहुत छोटा होता है R की तुलना में। ठीक, क्योंकि भैया द्विध्रुव तो बहुत छोटा सा वो है ना, अणु की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर की संरचना कि इसमें एक नेगेटिव वाला पोर्शन है, मतलब ऋणात्मक द्रव्यमान है, एक धनात्मक द्रव्यमान है,
उनकी बीच की दूरी तो बहुत न्यूनतम दूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में ना जब इसको आधा करेंगे तो और न्यूनतम हो जाएगा। तो और न्यूनतम हो गया तो इससे मतलब क्या, उसको छोड़ ही दो, छोड़ ही देंगे मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अतः एल की क्या कर देते हैं, उपेक्षा। इसका मतलब ये कि हमें एल को कैलकुलेट नहीं करना है। तब की कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये एज इट इज लिखेंगे 4πε0 के, यहां से हमने p एज इट इज लिखा, यहाँ p था तो p हमने लिखा स्मॉल p, और r स्क्वायर एल स्क्वायर को हटा दो फॉर्मूले से, तो क्या बचा 3/2, तो हमने लिखा 3/2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया भैया, कट गया, क्या बच गया r की घात 3। तो फाइनल आंसर क्या मिला, E बराबर 1/4πε0 के इंटू p/r⁵। और इसका मात्रक क्या निकलेगा ऐसी पद्धति में, न्यूटन प्रति कूलम। दिशा क्या है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति पूरा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति हुआ ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ दिया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की गणना कीजिए। सिंपल क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा, मान लो उसको छोटा क्वेश्चन पूछना है, तब वो पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, जिसको अपन अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की तुलना कीजिए। हम तुलना करेंगे, मतलब अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की तुलना। ध्यान से सुनना, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तुलना पढ़ने जा रहे हैं। किसका किसका तुलना करेंगे, अक्षीय और निरक्षीय का। ठीक, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अक्षीय स्थिति में, आप लोग पूरा लिखेंगे ना इसको, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण लिख देता हूं, चलो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, परिणामी की बात कर रहे हैं अब, है ना। कितना आया था तीव्रता, चलो नाम दे देते हैं E1। क्या था जी फॉर्मूला, याद कराओ मुझे, क्या था, 1/4π, दोहराइए 1/4πε0 के भी ले लेते हैं, कंडीशन यहाँ पे, इंटू 2p था। ध्यान से देखो अपनी कॉपी में क्या था, 2p, और r की पावर में कितना था, q। तो ये हो गया समीकरण नंबर पहला, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। सेम अभी अभी हमने पढ़ा क्या, निरक्षीय स्थिति, जिसको अपन अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का क्या फॉर्मूला था, इसको नाम दे देते हैं अपन E2। क्या था E2 का फॉर्मूला जी, ये निकालें, क्या है ये, 1/4πε0 के इंटू p/r⁵। इसको दे दिए समीकरण नंबर दूसरा। कभी भी तुलना करना है तो डिवाइड मारो ना, दोनों को भाग करके देखो क्या मिलता है। समीकरण 1 भागित समीकरण 2, समीकरण 1 भागित करो समीकरण नंबर 2, दोनों को भाग करके देखो क्या मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, E1 बटे E2, दोनों को भाग कर देते हैं। तो देखो जो कॉमन है वो तो सब कटेगा, डिवाइड कर रहे हैं तो जो चीज सिमिलर है वो तो कट जाएगी। अंतर देखो ध्यान से, सूत्र में यही दिख जाता है, केवल 2 का अंतर है। तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो क्या मिला, E1 बराबर होगा 2 इंटू E2, हुआ कि नहीं हुआ। तो E1 क्या है, शब्दों में लिखेंगे तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होगी, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये कितना है जी, अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के दोगुने के बराबर होता है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के दोगुने के बराबर, मतलब अगर हम एक विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं तो इस रेखा पर यहां तीव्रता अधिक मिलेगी, किसकी तुलना में, इस वाली निरक्षीय स्थिति की तुलना में। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए, सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि ये दुगना मिल रहा है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय में जस्ट उसका आधा। तो उसका कारण देखो हम चित्र से समझते हैं। अगर हम अक्षीय स्थिति की बात करेंगे मतलब इस द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर, ठीक, तो यहां, और निरक्षीय की बात करेंगे तो इसका लंबवत बीच वाला हिस्सा। तो जब बीच वाले हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ माइनस और प्लस दोनों आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को यहाँ पर नष्ट करने की कोशिश करेंगे बराबर मात्रा में।
करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसीलिए यहां पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? सीधी सी बात है, यहां की जो तीव्रता होगी निरक्षीय स्थिति की अक्षीय स्थिति की तुलना में कम ही होगी। ठीक, तो कितना कम होता है भैया? आधा समझ लो, है ना। तो याद रखना, अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के दुगने के बराबर होता है। अब ये तो हुआ हमने तुलना करके बताया, इसमें अंतर पूछ देगा आपको 3 नंबर में। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर बताइए वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो अंतर बताने के लिए क्या करना, पॉइंट डिसाइड कर लेना कि कम से कम एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट वहां बनाना है। और चौथा पॉइंट आप वहां पे चित्र बना देना, अक्षीय स्थिति का चित्र और निरक्षीय स्थिति का चित्र। ठीक, तो 3 पॉइंट अंतर में क्या क्या बताओगे? अंतर में क्या क्या बताओगे? पहला परिभाषा बताना कि अक्षीय स्थिति क्या है। तो द्विध्रुव के अक्ष पर, मतलब यहां द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, और द्विध्रुव के लंबार्धक पर जब कोई बिंदु लेते हैं तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। पहला अंतर। दूसरा अंतर बताना भैया इसी को कि अक्षीय स्थिति में दुगना मिलता है तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में अक्षीय के आधा मिलता है। तो 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर बता देना परिणामी की दिशा, कि अक्षीय स्थिति में देखो निरक्षीय में कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है ना। तो एक याद करना बोला था, कोई से भी एक याद कर लो कि निरक्षीय में प्लस से कहां जा रहा है, माइनस की तरफ। तो अक्षीय में कैसे जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ। और चौथा अंतर सबसे अच्छा चीज आप उसकी चित्र बना के बता दो कि ये अक्षीय स्थिति का है, ये निरक्षीय स्थिति का है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से वैद्युत द्विध्रुव से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, पूछ दिया तो छोटा सा क्वेश्चन। चलो ये भी याद आया कर लेते हैं। माइनस आवेश प्लस आवेश, बताओ नेट आवेश कितना है, नेट चार्ज कितना है इसका? तो कितना है नेट चार्ज जी? 0। याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश अगर पूछेगा कितना होता है, 0। आवेश, कुल आवेश 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। माइनस के कारण प्लस के कारण दोनों का विद्युत क्षेत्र आता है, और इस कारण से यहां पर हम तीव्रता की गणना करते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, जिस टॉपिक को हम समझे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, और आज का एक लास्ट टॉपिक। क्लियर? ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली चीज तो क्या लिखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र से x दूरी पर तीव्रता। तो जैसा जैसा क्वेश्चन दिया ना, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तो सबसे सिंपल सा मेथड होता है, आप क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ो, जब तक कि क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक। और जैसे ही क्वेश्चन समझ में आता है, सबसे पहला काम क्या 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 हमें दिया है, पहला स्टेप, है ना। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन, क्या हमें इसका कोई सूत्र पता है तो उसका लिखते हैं सूत्र। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, इस दिए गए मान को इस सूत्र में रख करके करते हैं गणना, मतलब कैलकुलेशन वाला पोर्शन आ जाता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग। और जैसे ही गणना करते हैं अंतिम वाले हिस्से पे हमें क्या मिलना चाहिए, उत्तर। तो ये किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फिजिक्स में, सिर्फ इसी बस की बात की हो रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप फिजिक्स में सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन को सोचने का तरीका कि भैया सॉल्व कैसे होगा। अब मान लो आप लोग ना इसको सॉल्व करते करते उत्तर तक नहीं भी पहुंचे, ठीक है, किसी क्वेश्चन पे एग्जाम में हड़बड़ी हो गई, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने इस पैटर्न पे आंसर दिया है, तो अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपका आंसर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ लेकिन बाकी सही है, तो आपको 3 नंबर दे ही देगा। ठीक है, तो एग्जाम में न्यूमेरिकल के डर से क्वेश्चन नहीं छोड़ना कभी भी। बच्चे न्यूमेरिकल से घबराते हैं, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पैटर्न पे। क्लियर? क्वेश्चन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो बैठ जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहां बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे, तो मैं इसको हटाऊं थोड़ा सा, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता उसके केंद्र से x दूरी पर। तो बताओ अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है जी, बोलो तो E1 लिख देते हैं ना, E1 लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला है, अब फिर यहां पर कोई माध्यम नहीं दिया है तो हवाई निर्वात ले लेना, एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 2p, अक्षीय स्थिति दुगुना होता है, और कितना हो जाएगा, दूरी क्या बोल रहा है, x दूरी, तो ध्यान रखना यहाँ x रखेंगे, r नहीं ना, क्या रखेंगे, x, क्योंकि क्वेश्चन में x बोला है। अब आते हैं सेम, देखो अगले हिस्से में बोला है निरक्षीय स्थिति के बारे में, तो फटाफट निरक्षीय लिख लो जल्दी जल्दी। तो निरक्षीय स्थिति में लिख लेते हैं जल्दी से। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या बोल रहा है भाई, तो ये बोल दिया E2, नाम दे देते हैं। E2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 रहेगा। के क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि माध्यम को हवा या निर्वात लेके चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे P/R का क्यूब, हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन में देखो बराबर बोला है, तीव्रता क्या है, नहीं दूरी क्या ली है, y, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, दूरी क्या है y, क्वेश्चन में जैसा बोला वैसे। अब क्या बोल रहा है, बराबर। तो अब आते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न, E1 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। तो E1 E2 के बराबर है, मतलब 1/4πε0 इंटू 2p/r का क्यूब बराबर 1/4πε0 इंटू p/π का क्यूब। अब जो कट रहा है उसको कटा दो, तो ये कट गया इसके साथ और ये p कट गया इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, तो यहाँ पे बचा 2/r का क्यूब बराबर 1/y का क्यूब। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करो, और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि x/y का वैल्यू क्या आएगा। क्लियर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो पुराने वीडियोस को जरूर देखो, तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि फिजिक्स एक वीडियो से समझ में आएगा नहीं। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा।